हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी हमारी चल रही है, जिसका थीम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने किया था जो हमारे संविधान के बारे में, कैसे बना, कब बना, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, है ना। तो हमने ये सारी चीजें संक्षेप में समझी। उसके बाद सेकेंड चैप्टर धर्मनिरपेक्षता का था। धर्मनिरपेक्षता को हमने कंप्लीट किया कि धर्मनिरपेक्ष होना क्या होता है और कहाँ के संविधानों में, यानी यूरोप की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। जब संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, उसके पहले धर्मनिरपेक्षता की क्या प्रावधान थे हमारे संविधान में, उसको हमने देखा। और थर्ड चैप्टर हमने देखा हमारी संसद के बारे में कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है, कानून कैसे बनाती है। ये सब सारी चीजों की हमने चर्चा कर ली है। आज हम चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका थीम है कानूनों की समझ। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, जब भी हम एक सामाजिक जीवन या इंडिविजुअल जीवन जीते हैं या एक राजनीतिक जीवन जीते हैं, तो कुछ कानूनों का हम उल्लंघन करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे आप रोड से यात्रा कर रहे हैं, किसी बाइक से, मोटर कार से, फोर व्हीलर से, और आपने सीट बेल्ट, हेलमेट, ये सारी चीजें नहीं लगाए, तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए बना है। ऐसे बहुत सारे कानून होंगे जिनसे आप परिचित होंगे। जैसे इस समय 376 376 बलात्कार को लेकर जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, है ना, तो इस पे काफी चर्चा हुई। तो काफी सारे ऐसे कानून हैं जिनके विषय में आप परिचित होंगे, जैसे दहेज एक्ट है ना। तो इस तरह के कानूनों से आप परिचित होंगे। तो आपको कैसे समझना है कानून क्या होता है, कैसे लागू होता है, और सभी के लिए जो समान की परिकल्पना है, या रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन, या प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या चीजें हैं, ये कैसे हम समझेंगे। आज हम उसी सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। क्या कहा गया है अध्याय 4 में कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा, मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। अभी जब हम पिछला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हमारे संविधान के बारे में, तो हमने पढ़ा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को जो 21 वर्ष की उम्र का हो जाता था, उसको वोट डालने का अधिकार दिया था। संविधान संशोधन करके उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये एक कानून है जो सभी को समान रूप से दिया गया है। अब संभव कि आप संपत्ति खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कानूनों को तो जानते ही होंगे। अभी तक आप यह जान चुके हैं कानून बनाने का जिम्मा किसका है? संसद का। जो संघ सूची के कानून होते हैं या अवशिष्ट विषय से जो होते हैं, वो केंद्र के पास होते हैं, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? क्या कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? जैसे अभी किसान आंदोलन आपने सुना होगा, 3 किसान बिल आए थे, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए, संसद की मोहर भी लग गई और वो लागू कर दिए गए। तो किसानों को लगा कि ये किसानों के हक में नहीं है। कई सारे एनजीओ संगठन, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा आंदोलन क्रिएट किया। पूरे दिल्ली में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, अन्य राज्यों में भी छुटपुट आंदोलन हुआ। तो सरकार को वो कानून को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे विवादास्पद कानूनों के लिए क्या प्रावधान है, नागरिक होने के नाते हमारी इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, ये बताया गया है। ये हमारी एक थीम है जिससे हम चैप्टर को समझेंगे। अब देखो, कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो तख्ती लिए हुए हैं और ये किसी चीज का विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब चाहे वो किसी कानून को हो, या अभी हाल फिलहाल में जैसे मणिपुर में जो घटनाक्रम हुए, तो काफी लोगों ने विरोध दर्ज करा है। अब देखो, कानून क्या, कानून सब पर लागू होते हैं, तो सीधी सी बात है, कानून बनेगा तो सब पर लागू होगा। जैसे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, आपने सुना होगा ना। तो क्या कानून सभी पर लागू होते हैं? अब एक स्थिति दी गई है, सिचुएशन दी गई है, उसको पढ़ना है, उत्तर देना है। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। यानी कहां से? अदालत से, जेल से
उसे भगा देता है कि नहीं आप भाग जाओ। क्या आपको लगता है उस अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? भारत में तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अंबानी, वो हो गया क्या बोलते हैं उसको, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन्होंने बैंक में फ्रॉड किया और बड़ा बड़ा कर्जा लेकर के ये कहाँ भारत छोड़ करके किसी अन्य देश में बच गए। तो फिलहाल जब तक कानून की रीच वहां तक नहीं है तब तक ये बचे हुए हैं, जैसे ही कानून चाहेगा इनको उठा लेगा। तो हमारे यहाँ जो आर्टिकल 14 है ना, वो सीधे सीधे कहता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। और ये एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। नकारात्मक होने का मतलब, चाहे कोई अमीर हो व्यक्ति, कोई राजपद में हो या कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, सभी के लिए, सभी को क्या होगा, समान रूप से कानूनों का पालन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो वो चाहे जिस पद पर बैठे हो, यानी यहाँ पर होता है विशेषाधिकार का अभाव। और इसी के साथ एक दूसरी प्रवृत्ति प्रयोग की जाती है कि विधि के समक्ष समानता। एक तो विधि के समक्ष समता या समानता हो गई, और दूसरी होती है विधि के समक्ष, विधि में समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि कुछ विशेष पदों, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, लोकसभा सदस्य हो गए, विधानसभा सदस्य हो गए, है ना, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तो इनको कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट मिल जाती है। और छूट इतनी नहीं होती कि नहीं उनको क्राइम से मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो अपने पद से या इन चीजों से बाहर आएंगे तो उन्हें फिर उसी अनुसार दंडित किया जाएगा, जैसे एक सामान्य व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो विधि के समक्ष समता या विधि में समान संरक्षण की बात आर्टिकल 14 करता है। तो यहाँ कहा गया है सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात की पूरी सहमत थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करनी है। ये हमारे राष्ट्रवादी नेता जो स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, और प्रथम सरकार के वो कुछ मंत्रालयों में या कुछ समितियों में सदस्य थे। तो उनका मानना था कि कानून ऐसी बने कि चाहे वो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति हो, एकदम गरीब व्यक्ति, और चाहे एक करोड़पति व्यक्ति हो, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी चीजें पूरी करने का। अगर कानून के अनुसार उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो वो भी उतना ही न्याय का हकदार होगा जितना कोई अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति। ओके, तो उनमें भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हमारे भारतवर्ष में ऐसा होता है? नहीं होता है। भारतवर्ष में गरीब व्यक्ति, हजारों ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो एक प्रोसीजर के तहत जेल में बंद है, उनकी ना तो कोई जमानत देने वाला है, ना तो उनकी कोई सुध लेने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या करें, वो छूट के बाहर आ जाए। लेकिन अमीर व्यक्ति पैरोल पे, ठीक है, और उनको जमानत मिल जाती है, तो इस तरह पैसे खर्च करके वो बाहर आ जाते हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। हमारे यहाँ मानवाधिकार संगठन और भी कई सारे संगठन हैं जो सक्रिय हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे हैं जो ट्रायल में, लगभग लाखों ऐसे कैदी हैं जो ट्रायल के लिए, यानी उन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ या अभी केस ही नहीं स्टार्ट हुआ ना, लेकिन शक के आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। लाखों ऐसे कैदी होंगे जो जेलों में क्या है, बंद हैं, और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे, यानी रूल ऑफ लॉ, जिनमें महत्वपूर्ण प्रावधान था स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ। ये डाइसी का विचार है, कानूनविद। ओके, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है, सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होती है ना। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है या फिर सिविल प्रोसीजर कोड होता है,
जिसमें व्यक्ति यात्रा साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, छोटे छोटे राज्यों में राज्य के अनुसार कानून थे, धर्म के कानून थे, धार्मिक कानून जिनको बोलते हैं, है ना। अक्सर ऐसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। यानी उस समय संसद नहीं होती थी, राजा ही क्या करता था? कानून बनाता था, और राजा ही अंतिम न्यायकर्ता होता था। वो अपने हिसाब से वो कानून बना लेता था। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे आपने सुना होगा ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या आने वाले समय में क्या होता था कि ब्राह्मण अगर किसी की हत्या करता था तो उसे माफ कर दिया जाता था। छोटा मोटा दंड देकर क्षत्रिय करता था तो उसको थोड़ा बड़ा दंड दिया जाता था। उसके बाद वैसे करता था तो उसको थोड़ा और दंड बढ़ा दिया जाता था। लेकिन निचले पायदान पर व्यक्ति यानी शूद्र व्यक्ति जिसको कहते थे, अगर वो कोई अपराध करता था तो उसको विष पीना पड़ता था, या उसके कानों में गर्म सलाखें डाल दी जाती थी, तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो उस समय क्या होता था? जातियों के आधार पर नियम कानून बढ़े थे। अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे 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 परिपक्व होती गई, जात के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। और 1947 के बाद से क्या हुआ? कानून का शासन आ गया। लेकिन फिर भी ये चीजें खत्म नहीं हुई। जैसे प्राचीन काल में देखे तो एक केरल राज्य आप जानते हैं, केरल राज्य में एक प्रीस्ट टैक्स, ठीक है, यानी स्तन टैक्स पड़ता था। किसको? उन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर जिनको शूद्र वर्ग में रखा जाता था, उनको अपने स्तन खोल के समाज के सामने चलते थे। अगर वो खोल के नहीं चलती थी, बंद करके चलती थी, तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करती थी, जबरदस्ती करती थी, तो उनके स्तनों को काट दिया जाता था। अब सोचो, इस तरह की प्रथाएं थी। कर भी संपत्ति के आधार पर था, यानी कर केवल केवल ब्राह्मण वर्ग पर नहीं था। कर का भार किस पर था? कर का भार वैश्य वर्ग पर रखा था, और क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलकर के क्या है, उससे अपना भोग चलाते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन खत्म हुआ, धीरे धीरे चीजें आने लगी, तो ये धीरे धीरे कम हुई, लेकिन समाप्त नहीं हुई। उसी तरह एक रूरल एक्ट, बिना अपील बिना दलील का कानून था, जिसपे ना तो कोई मुकदमा चलता था, ना ही सीधे कारावास में डाल दिया जाता था। महात्मा गांधी समेत रूरल एक्ट के नेता के सख्त थे, और 10 मार्च 1919 को रूरल एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी विरोध किया गया। इस क्रम में अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके एवज में क्या हुआ था? एक भीड़ जमा हुई थी, और 13 अप्रैल पर उनको सीधे गोलियां चला दी गई। बहुत सारे लोगों को मार डाला गया, है ना। और जनरल डायर ने ऐसा किया था। ये कहानी भी यहाँ है, काफी लोगों ने इससे चुप हुई थी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये कानून क्या था? बिना अपील बिना दलील का कानून, जिसे रूलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें लोगों को बंदी बना लिया जाता था, और उन्होंने कोई कानून के जरिए नहीं, सीधे उनको कारागार में डाल दिया जाता था, और उनको सुनवाई का भी अधिकार नहीं होता था। उन्होंने क्या अपराध किया ये भी सब नहीं बताया जाता था सीधे। तो उसी के एवज में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, और नृशंस घटना थी। आज भी कई सारी पेंटिंग आप वहां जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रूलेट एक्ट था, औपनिवेशिक शासन काल का। तो यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श नहीं किया जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक विवाद औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अब देखो, कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर सरकार की आप आलोचना करते हो ना, तो वहां पर क्या होगा? आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और बिना किसी कारण के द्वारा। ज्यादातर राजशाही देशों में ऐसा होता था, या औपनिवेशिक देशों में ऐसा होता था कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। भारत में भी ऐसा होता था। भारतीय अखबार या देसी भाषा में छपे हुए अखबार अगर अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत की आलोचना करते थे तो उनको गिरफ्तार करके
उनके प्रेस को छीन लिया जाता था। ऐसे कई सारे प्रेस एक्ट भी है। बात समझ में आ गई? ये जलियांवाला हत्याकांड का चित्र है, एक निर्मम हत्याकांड था। इसकी जितनी आलोचना की जाए, और ब्रिटेन ने आज तक इसकी कोई भी माफी नहीं मांगी सामूहिक रूप से। जबकि कनाडा का जो एक वो विवाद हुआ था ना, वो क्या नाम था उसका, उस जहाज का, 1914 में हुआ था, जो वैंकूवर से गया था कनाडा, और कनाडा की सरकार ने उस जहाज को घुसने नहीं दिया था। तो उस घटना के लिए कनाडा सरकार ने सामूहिक रूप से माफी मांगी, लेकिन ब्रिटेन ने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी, जो हत्याकांड था। अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के लिए मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उनकी आलोचना करते थे। कौन? आईएनसी जो थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो गरम दली है, बाद में कांग्रेस बटी, गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी, ये क्या करते थे? ये विरोध करते थे किसका? उन मनमाने कानूनों का, उस अंग्रेजी सत्ता का। उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कि हम ही सबको समान समझा जाए, और कोई भी कानून बने। जैसे एक एक्ट आया था 1882 के आसपास, जिसमें यूरोपियों की सुनवाई सिर्फ यूरोपीय कर सकते थे, भारतीय जजों को नियुक्ति नहीं दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे कानून थे। कानूनों का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग की व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे, जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ठीक है, आज तो स्थिति ये है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। 19वीं सदी में आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लोग, भारतीयों ने मांग की कि वो अपनी सिख अदालतों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों को की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। जैसे बहुत सारे केस हुए, तो कई सारे अंबेडकर, राव, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे गांधी, जिन्ना, ये सब क्या थे? वकील थे। और इन्हीं का संविधान पर ज्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों का पड़ा, है ना। पीछे जा चुका अध्याय 1 में आपने समाकलन संकलन में आप सभी पढ़ चुके हैं कि कारण बताइए कि आप 1870 के राजधर्म कानून को मामला क्यों मानते हैं, किस प्रकार का कानून शासन का उल्लंघन करता था। क्योंकि ऐसी चीजें होती थी ना कि आपसे बिना चर्चा किए, आपसे लोगों से बिना डिस्कस किए कानून बना दिए गए। और अगर लोगों की संस्कृति, भाषा, उनके चीजों को समझा नहीं गया और कानून बना दिया जाएगा, तो कानूनों का उल्लंघन तो हो गई। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगे। कब? बाद में, जब 1885 के बाद कांग्रेस का गठन हुआ, इसके बाद से ये चीजें देखने में आने लगी। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के विकास क्रम में यहाँ के लोगों ने कई तरह से अपना योगदान दिया। संविधान स्वीकृत मिलने के बाद एक दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के कानून बनाने लगे, और प्रतिनिधि कई कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। जैसे 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन के बारे में पढ़ा होगा। इस कानून के मुताबिक बेटे, बेटियों, उनकी मां, तीनों को परिवार में संपत्ति पे बराबर हिस्सा मिल सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लड़कियों को संपत्ति में हिस्सेदार नहीं माना जाता था, क्योंकि वो हिंदू के जो उत्तराधिकार संबंधी नियम थे ना, विज्ञानेश्वर का दाया भाग और एक और थी जीमूत वाहन की, उन्हीं के अनुसार लड़कियों को संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाता था। लेकिन 2005 के एक्ट में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि अब लड़कियों को ही उतना हिस्सा मिलेगा जितना कि लड़कों को मिलता है, बराबर की संपत्ति की हकदार होगी, और दूसरा माँ को भी हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण करने, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कानून बनाया गया। लोग निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, क्या नए कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, आपके बारे में पढ़ेंगे। कानून किस तरह बनते हैं, अब देखो, कानून को जनरली एक बिल के रूप में जानते हैं, बिल या विधेयक, जिसको हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं विधेयक, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वो होता है जो कोई मंत्री पेश करता है, ठीक है, जो मंत्रालय से संबंधित, जो लोकसभा का कुल 15% से अधिक नहीं होते। पीएम भी, जैसे वित्त मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया, रक्षा मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया, राज्य मंत्री ने कोई विधेयक पेश किया, तो वो सरकारी होते हैं।
और मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य अगर विधेयक पेश करता है, ठीक है, जैसे 85 मंत्री हैं तो 85 मंत्री के अलावा जो 86 वो व्यक्ति कोई भी विधेयक पेश करेगा तो उसे गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। ठीक है, तो विधेयक या बिल के रूप में प्रयोग पेश किया जाता है। साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक प्रकार 1 होता है, 2 होता है, और संविधान संशोधन विधेयक होता है। अलग अलग सदन में पेश किए जा सकते हैं या दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं। जैसे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है भारत के संबंध में, लेकिन साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी पेश किया जा सकता है। तो कानून बनाने की संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमने ये पढ़ा था। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी कानून के लिए आवाज उठाते हैं और संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति क्या करे, संवेदनशील हो जाए। आइए, घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया, घरेलू हिंसा की रोकथाम का कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जब कोई परिवार या पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की औरत को मारता पीटता है या चोट पहुंचाता है, धमकी देता है, यौन शोषण करता है, गाली देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई भी शोषण करता है, ठीक है, चाहे मौखिक हो, आर्थिक हो। जैसे महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादातर अपने पतियों पर डिपेंड रहती हैं, तो किसी प्रकार का भी अगर पुरुष शोषण करता है तो महिलाएं क्या कर सकती हैं। 2005 में एक महिला सुरक्षा के संबंध में एक अधिनियम बना, अधिनियम बना, तो उसी के अनुसार से घरेलू हिंसा के लिए एक कानून आया, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। तो सारा कानून बना, इसके लिए कई सारे संगठनों ने आवाज उठाई, कई, है ना, जन सुनवाई हुई कि महिलाएं बाहर तो आ नहीं पाती थी, लेकिन मारपीट ये सारी चीजें होती थी, तो लोगों को लगा इस ओर आकर ध्यान आकर्षित करना चाहिए सरकार का। तो सरकार के लिए क्या किया, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। कई सारे हमारे एनजीओ, है ना, महिला आयोग में कई ऐसी रिपोर्टों के आधार पर क्या किया, देख सकते हैं यहाँ। ये देखो, दो लोगों के बीच बात हो रही है, ये एक संगठन है जहां पर महिलाओं को लेकर जा रहा है और बताते हैं मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। तो इस तरह काफी सारी चीजें हुई। 1900 के महिला कानून की मांग उठती रहे। 1999 में वकीलों, कानून विद्यार्थियों के पास वैज्ञानिक संगठन लायर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया, है ना, मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया। तो इस तरह से सारी व्यवस्था होती है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं ने नए कानून को कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ज्यादातर लोगों को इसको बताया जाए कई संगठनों के द्वारा, है ना, छोटे छोटे मंच बना करके गाँव में लोगों में बताया जाए कि नहीं, जो आपके साथ हिंसा होती है। घरेलू हिंसा क्या है, किसी को शारीरिक मानसिक चोट पहुंचाना, गाली देना, मारपीट करना, है ना, उन पर कुछ भी डाल देना, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको बहिष्कृत करना, ये सब घरेलू हिंसा के तहत आते हैं। आप लोग अपने आसपास रोज देखते हैं। कानून आ जाने के बाद भी ये सारी चीजें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। जो शिक्षित वर्ग है वो ज्यादा हिंसा करने लगा, है ना। उसके पीछे कई सामाजिक आर्थिक कारण हैं जिनको हमें समझना होगा कि जो हमारी पुरुषवादी मानसिकता है उसी के कारण ज्यादातर चीजें घटती हैं। जैसे हाल फिलहाल में मणिपुर की जो घटना हुई, है ना, जो ज्योति मौर्य का जो चीजें हुई, तो लोग कितना, क्यों ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि ये महिलाएं एक खास विशेष चीजों से आती थी, इसलिए इनको टारगेट करना सबसे आसान हो गया। औरतों के साथ जिंदा दुराचार होता है, आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालातों में उभरने के लिए औरतों तरह तरह से संघर्ष करते हुए पीड़िता की वजह सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है, इसे अंग्रेजी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है पेड़ बनाना, इक्वल रिलेशनशिप और वायलेंस फ्री, यानी बराबर के जो रिश्ते होते हैं वो हिंसा के मुक्त होने चाहिए, जैसे पति पत्नी। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है, क्योंकि नागरिक संगठन क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आप आए दिन प्रतिदिन देखते ही रहते हैं। अभी जैसे मणिपुर के लिए, है ना, उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो व्यापक दबाव बढ़ा, जन संघर्ष हुए और कई सारे लोगों ने आंदोलन किया, रोड पे उतरे, है ना, सरकार के खिलाफ लोकप्रिय नारे लगाए। तो सरकार को लगा कि नहीं, अब स्थिति लोगों के हाथ में जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, इस संबंध में
आवाज इस संबंध में वहां के शासन को प्रेरित किया, और शासन ने क्या किया, उन जो भी उसमें लगे हुए लोग थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया पुलिस ने। आ गई बात समझ में। कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। यह आवाज टेलीविजन रिपोर्ट, आपने संचार पढ़ा है, संचार के माध्यम से सारी चीजें आसान हो गई। अब तो और ज्यादा आसान हो गए कि लोग अपनी जो फीडबैक है कानून के संबंध में वो भी दर्ज करा सकते हैं। जैसे यूसीसी पर आप अपनी फीडबैक दर्ज करा सकते हैं, कानून बनने के चरण में है। ओके, तो संसद अलोकप्रिय विवादास्पद कानून, ऐसे कानून जो जबरदस्ती बना लिए जाते हैं बिना व्यापक चर्चा किए। जैसे मान लिया कोई विधेयक सदन में पेश किया गया और सदन में किसी सरकार का बहुमत बहुत ज्यादा है, और उसके बहुमत के आधार पर बिना चर्चा किए पास करा लिया गया। और वो कानून क्या करता था, कुछ लोगों, कुछ धर्म या जातियों का अतिक्रमण करता था या कुछ लोगों का अतिक्रमण करता था। तो लोगों ने क्या किया, जो आम लोग थे उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया, तो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ये सारी घटनाक्रम होती हैं। जैसे पिछला एक विशाल का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, जिसमें सरकार को घुटने टेकने पड़े और कानूनों को वापस देना पड़ा, जबकि उसमें कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ ही चीजों पे प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या करें, विरोध तो विरोध। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी के अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने दमनकारी कानूनों का विरोध और उसकी आलोचना करता था। ऐसे बहुत सारे 1955 में स्वे व्यक्तियों के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, है ना। रोजा पार्क्स की एक कहानी थी, जब उन्होंने अधिकार कर दिया तो लोग आंदोलन चल पड़ा और 1964 में एक कानून बना दिया गया, ठीक है, कि जो भी नस्ली आधार पर जो भी भेदभाव होता है संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य राज्यों में, उसको समाप्त किया जाए। मानवाधिकार आया और सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, किसी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ेगा जो जहां बैठा है। स्कूल कॉलेज में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधारों पर भेदभाव से प्रतिषेध कर दिया गया यूएसए में भी। कब हुआ, 1964 में। और ये अपने आप को प्रथम लोकतंत्र मानते हैं कि नहीं, हमारा ऐसा लोकतंत्र है जो सबसे बेहतर है। महिलाओं को भी इन्होंने 1929 के आसपास जो है वोट का राइट दिया। हम जब आजाद हुए, जबकि ये आजाद हुए इनको 100 साल हो गए थे, तब इन्होंने महिलाओं को वोट का, हम जैसे ही आजाद हुए 1947 में, हम सभी को वयस्क मताधिकार दे दिए, इवन महिलाओं को भी। बात समझ में आ गई। आइए अब एक स्थिति पर विचार करें, संसद ऐसा कानून पारित कर देते जो बेहद अलोकप्रिय होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं करते हैं, अखबारों में, टीवी चैनलों पर दमन कानूनों के बारे में बताया जाता है, और नगर पालिका के सीमा के भीतर जगह इस्तेमाल करने से संबंधित, पटरी पर दुकान लगाने, फेरी लगाने वाले को गैर कानून घोषित किया गया। संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी फेरी वाले बड़े शहर में रहने वाले लोगों की जरूरी चीजों, क्योंकि देखो, आपको छोटी छोटी चीजें सस्ते सस्ते दामों पर चाहिए तो इन्हीं से खरीदेंगे आप, और इनको हटा देंगे अगर वहां से, तो जीविका का संकट आ जाएगा। ये कैसे कमाएंगे भाई, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि बड़ा रोजगार कर सके या कहीं किराए पे दुकान ले सके। तो ये छोटे छोटे आइटम क्या करते हैं, रोड पे के बाहर किनारे कहीं पर लगा देते हैं। लेकिन अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और वो कैसे रोकेंगे, साफ सफाई, शुद्ध व्यवस्था की जाए तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन इनको हटा देना, तो ये एक प्रकार से इनकी रोजी रोटी को छीन लेना हो माना जाएगा। अदालत के शरण में जा सकते हैं, है ना, अरेस्ट फॉर बस गवर्नमेंट। अब एक किसानों का आंदोलन है, अब ये आंदोलन देख सकते हो, फिर सरकार लाठी डंडे पर उतर आती है, मारपीट कराती है, हिंसक तरीके से कुचलती है। जैसे अभी जो महिलाओं उसके संबंध में महिला पहलवानों का आंदोलन था, शोषण के विरुद्ध, ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, तो उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया। तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम होते हैं। जैसे अन्ना हजारे में आंदोलन हुआ, है ना, पानी की बहुत चीजें चलाई जा सकती है, लाठी डंडे, है ना, और बाबा रामदेव को तो सलवार में छुपना पड़ा। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है, और किसी भी जागरूक लोकतंत्र में ये सब सारी चीजें आम बात है। बात समझ में आ गई। तो ये है कानूनों को समझना, तो समझना कैसे बनता है। अब एक चीज और जो छोटी सी हम आपको बताना चाहते हैं विधेयकों के बारे में।
कितने प्रकार के होते हैं, संशोधन कैसे होता है। देखो, आपने दो प्रकार के विधेयक पढ़े, एक सेकंड, सरकारी और गैर सरकारी। मेरी राइटिंग खास अच्छी नहीं है तो उसके लिए सॉरी। सरकारी विधेयक होते हैं जो किसी मंत्री या मंत्रालय के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। गैर सरकारी वो विधेयक होता है जो मंत्रालय के अलावा कोई व्यक्ति पेश करता है, चाहे बेशक वो सरकार पक्ष से हो, लेकिन अगर मंत्री नहीं है तो उसके विधेयक को गैर सरकारी विधेयक समझा जाता है। ओके। और यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन होता है, प्री में पूछा गया कि गैर सरकारी सदस्य विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो लोकसभा के सदस्य तो सभी होते हैं, लेकिन वो सदस्य जो सरकार में शामिल नहीं होते या मंत्रालयों में शामिल नहीं होते या मंत्री नहीं होते, उनके अलावा जो सदस्य विधेयक पेश करते हैं, चाहे वो पक्ष के पेश करें या विपक्ष के, वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। विधेयक को हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे साधारण विधेयक, इस बार पीसीएस में भी पूछा गया था। धन विधेयक, इसी कैटेगरी में वित्त विधेयक आता है, फर्स्ट एंड सेकंड, और फिर आता है संविधान संशोधन विधेयक। अब इनको पास होने के लिए भी बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में पेश करो या राज्यसभा में पेश करो, कहीं भी पेश किया जाता है, चाहे सरकारी सदस्य करे या गैर सरकारी सदस्य करे। ओके, बात समझ में आ गई। तो कहीं भी चर्चा हो सकती है साधारण बहुमत के माध्यम से, यानी आधे से अधिक सदस्य इसका अनुमोदन कर देते हैं दोनों सदनों में, तो क्या हो जाता है, ये पास होता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, वो संशोधन का सुझाव कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, और उस वहां पर पास होना ना होना बस 14 दिन का टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा मांगने पर 14 दिन और मिल जाता है। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक का प्रकार 1 जो होता है वो भी सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, उस पर जो राज्यसभा होती है उस पर विशेष कार्यवाही नहीं कर सकती है, संशोधन का सुझाव दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई। और ये सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। बाकी संविधान संशोधन विधेयक, ओके, वित्तीय विधेयक प्रकार 2, ये क्या होते हैं, ये लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी पेश किए जा सकते हैं और इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तो उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 सदस्य, ओके, और सदन का बहुमत होना चाहिए 2/3। विशेष बहुमत के माध्यम से इसे पास किया जाता है, ये किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। बस 2 विधेयक ऐसे हैं सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक प्रकार 1। बात समझ में आ गई। और इनको पास करने का तरीका है कि प्रथम चरण में क्या है, विधेयक पेश किया जाता है और फिर विधेयक को समितियों के पास भेज दिया जाता है, समितियां व्यापक विचार विमर्श करते हैं। फिर द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन में विधेयक फिर आता है सदन में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। तृतीय वाचन में चर्चा होती है। फिर मतदान के लिए रखा जाता है, मतदान होता है, फिर पास होता है, एक सदन से ट्रांसफर होकर दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन क्या करता है, वही प्रक्रिया अपनाता है, और अगर वो पास कर देता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए चला जाता है। अगर वो पास नहीं बनता, पुनर्विचार के लिए पहले सदन को भेज देता है, तो सदन पुनर्विचार करता है, फिर पास करता है, फिर इसको भेजता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। आप लोकसभा राज्यसभा, यानी अब तो लोकसभा राज्यसभा के चैनल अलग अलग से एक हो गए, संसद हो गया, संसद टीवी, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें चर्चा चलती रहती है। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक काल्पनिक उदाहरण देना है। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, छुआछूत का दे सकते हैं। कानून के उल्लंघन के मामले में आप ये राइट टू एजुकेशन का दे सकते हैं। कोई भी कानून का उल्लंघन, छोटे मोटे कानूनों का, जैसे बाइक चलाते हुए आपने रोड के नियमों का पालन नहीं किया, तो वो कर सकते हैं। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे भारत में राजा थे जो कानूनों के अनुसार चलते थे और अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, है ना,
वो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, समुद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे शासक थे, है ना। विजयनगर साम्राज्य में ऐसे हरिहर बुक्का के बाद जो तुम्हारा कृष्णदेव राय है ना, तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जो अपने प्रजा के हितों की सुरक्षा करते थे और प्रजा के नियमों को, कानूनों को बनाने के लिए व्यापक सहमत और विचार विमर्श भी करते थे। घरेलू हिंसा का नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इसमें किस प्रक्रिया में अलग अलग तरह से भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखना है एक स्टोरी, अपने शब्दों में लिखिए। इस अध्याय में आए निम्नलिखित 44-45 में आप क्या समझते हैं। जो संघर्ष दिए गए हैं उनको, है ना, जिनका पालन करना उनकी मजबूरी थी 1978 में। अब आलोचना क्या होती है, जो आप लोग बुराई करते हो वही आलोचना होती है। आलोचना सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी हो सकती है, निरपेक्ष भी हो सकती है ना। किसी पर कमियां निकालना या उसको अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से की जाने वाली आलोचना के लिए। सकारात्मक आलोचना ये होती है कि आप अच्छी चीज के लिए समझा, नकारात्मक आप बस खाली बुराई, जैसे इस समय कांग्रेस या जो भी विपक्ष में सरकार है बीजेपी की सिर्फ आलोचना करती है ना। जहां बीजेपी गलत सही है तो लोग उसको गलत ठहरा देते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी, कोई कोई भी 100% सही या गलत नहीं होता। आप ब्लैक और व्हाइट के बीच में हैं, ठीक है। आप पूर्ण रूप से ये मान लें कि नहीं ये चीज ब्लैक है या ये पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ ना कुछ मामले में गलत और सही होता है। और ये जो गिनती है ना 0 और 100 के बीच में, ना तो 0 होता है ना 100 होता है, उसके बीच में कहीं एग्जिस्ट करती हैं चीजें, ठीक है। ना तो कोई पूर्ण रूप से गलत होता है, ना ही कोई पूर्ण रूप से सही होता है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, कोई 100% निरपेक्ष नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। ना तो 100% सकारात्मक हो सकता है, ना ही 100% नकारात्मक हो सकता है। और एक कुछ टाइम पहले यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी नियम ना तो 100% सही होता है, ना ही 100% गलत होता है। ये कोटेशन है शायद जॉर्ज अब्राहम लिंकन का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उन्होंने ऐसा कहा था। बात समझ में आ गई। तो उसके बीच में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। विकास क्रम क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया के रूप में। पहले हम कैसे थे, वर्तमान में हम कैसे थे, आगे जाने पर हम कैसे होंगे। जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। इस पौधों, पशुओं के किसी प्रजाति के लिए किया जाता है। वर्तमान में हम इसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। अध्ययन में विकास क्रम का मतलब महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के विचार का किस तरह से अखिल भारतीय कानूनों के रूप में विकसित हुआ। पहले हम बंदर थे, फिर धीरे धीरे बंदर से ठीक बंदर हुए, फिर चिंपैंजी बने, फिर धीरे धीरे इंसान बने। तो इसे ही हम विकास क्रम के रूप में जानते हैं। राजद्रोह क्या होता है, अब तो एनएसए एक्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना। 2008 में इसको कानून का दर्जा दिया गया। इसी के आधार पर अब ज्यादातर धरपकड़ होती है। जो भी देश के खिलाफ जाएगा या कोई ऐसी हरकत करेगा उस पर एनएसए लगाया जाता है। और भी पास्को सॉरी कोटा मकोका, है ना, और आतंकवादी अपराध अधिनियम, इस तरह से बहुत सारे एक्ट थे। ऐसा लगता है उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है। ये 1870 के दशक का है। वर्तमान में राष्ट्र खिलाफ नहीं, कुछ ऐसी चीजों को लीक करना, जैसे किसी गैर मुल्क के साथ जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके साथ कुछ चीजों को साझा करना, ओके। कुछ ऐसी चीजें करना, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति के एसटी कास्ट के व्यक्ति पे पेशाब कर दिया, एक जनरल कास्ट के व्यक्ति ने, तो उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। जो आतंकवादी साजिश रखते हैं, किसी समाज में व्यापक हिंसा के साजिश रखते हैं, उनको एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। दमनकारी क्या है, दमन करना लोगों को। अगर वो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के लिए आपसे आंदोलन करते हैं तो उनको पुलिस के अत्याचार के माध्यम से, मारपीट के कानून के, दमनकारी लोगों के, यानी उनके मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने से रोकना, दमन करना होता है। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और चैप्टर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। और सब्सक्राइबर घट बढ़ रहे हैं तो उनको कोशिश करिए, जिन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है या उनको क्लासेस कम अच्छी लग रही है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उनको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग सहयोग करेंगे तो और भी कई सारी चीजें नहीं आएंगी, ओके। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।